प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब, टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब। नमस्कार साथियों, आज सुनो पानी की कहानी, एक बूंद की जुबानी। जीवन पानी के बिना गुजारा नहीं जा सकता। पानी का प्रयोग न केवल पीने के लिए बल्कि नहाने, ब्रश करने, खाना पकाने, पौधे उगाने, कपड़े धोने और न जाने कितनी चीजों के लिए किया जाता है। क्या और कोई अनोखे उपयोग हैं पानी के? तुम पानी कब कब इस्तेमाल करते हो? राजू को देखो, वह चित्र बनाते समय थोड़े से पानी का प्रयोग करता है। और अब छोटे लाल को देखो, वे गाड़ी धोते वक्त पानी का प्रयोग कर रहे हैं। माधव का तो पूरा खेत पानी से सींचा जाता है। और यह मुन्नी क्या कर रही है? यह अपने पालतू कुत्ते को पानी से ही नहला रही है। कुछ कामों में पानी ज्यादा लगता है, कुछ में कम। नहाते वक्त बहुत सारा पानी लग जाता है, पीते समय कम। घर धोने में पूरी बाल्टी पानी खत्म हो जाता है, पर आटा गूंथते समय 1 गिलास पानी से काम चल जाता है। पर तुम्हारी जरूरतें पूरी करने यह पानी आता कहाँ से है? सोचो, कुछ उदाहरण मैं तुम्हें बताती हूँ। नदी, तालाब, झील, झरना, नहर, कुआं, ट्यूबवेल, नल, टंकी, गर्म सोता, सागर। भारत एक विशाल देश है। यहाँ कई नदियाँ बहती हैं। क्या तुम कुछ के नाम बता सकते हो? मैं बताती हूँ। गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा इत्यादि। पता है, करीब 70% धरती की सतह पानी से ढकी हुई है, जिसमें से मात्र 2.5% पानी ही पीने योग्य है। धरती की सतह पर पानी नदी, तालाब, सागर आदि के रूप में मिलता है। धरती की सतह के नीचे भी पानी पाया जाता है, जो पंप, कुआं, ट्यूबवेल आदि के जरिए बाहर निकाला जाता है। आओ, अब मेरे साथ आओ, राजू के घर में झांक के देखते हैं। राजू के घर के ऊपर एक टंकी रखी है। इस टंकी में पंप के जरिए पानी चढ़ता है और नलके से होता हुआ घर के कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है। राजू के घर की रसोई और बाथरूम दोनों जगह नल का है। पीने का पानी राजू की माँ एक मशीन से भरती है, जो पानी को शुद्ध और पीने योग्य बनाती है। वह कुछ बाल्टी और बोतल पानी से भरकर भी रख लेती है। क्या पता कभी कहीं पानी चला गया तो? अब मुन्नी का घर देखते हैं। मुन्नी की माँ गांव के कुएं से पानी भरकर लाती हैं। वे बाल्टी और मटके में पानी भरती हैं और जरूरत के मुताबिक घर में उपयोग करती हैं। पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल किया जाता है। वे पानी जरा भी जाया नहीं होने देती। हर बूंद यानी कि मैं कीमती है। पानी जीवन का आधार है। मनुष्य, जानवर या पेड़ पौधे, कोई भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए ये जरूरी है कि पानी व्यर्थ न किया जाए। तुम कभी अपने आसपास नल खुला मत छोड़ना। अगर नल बह रहा हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल संचयन के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, कमी के समय में इस्तेमाल करने के लिए। क्या तुम भी कुछ तरीके सोच सकते हो पानी बचाने के? पानी अनोखा होता है। जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। चाहे उसे मटके में डालें, सुराही में, बाल्टी में, लोटे में, बोतल में या गिलास में। कभी कभी 2 बर्तन दिखने में अलग होते हैं,
पर उनकी पानी भरने की क्षमता एक ही होती है। एक प्रयोग करके देखते हैं। इन 2 गिलासों को देखो, अलग अलग दिख रहे हैं ना? एक लंबा और पतला है, एक चौड़ा और छोटा। अब लंबे और पतले गिलास में पानी भरते हैं। अब इससे पानी छोटे और चौड़े गिलास में डाल देते हैं। पूरा आ गया। मतलब कि अलग दिखने के बावजूद उनमें पानी भरने की क्षमता एक ही है। पानी की एक और अनोखी बात है, इसका अपना कोई रंग नहीं होता। जो रंग इसमें घोलो, यह उसी रंग का हो जाता है। खुद करके देखो और इन खुले रंगों से क्यों ना एक चित्र बनाओ। तो दोस्तों, आज हमने पानी के बारे में बहुत सारी बातें करी। पानी बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर टिप टिप टप टप करके बरसता है। पहाड़ों से होते हुए नदियों और तालाब में, हमारे घर के नलों, गांव के कुओं और सागर में मिल जाने तक पानी बहुत लंबा सफर तय करता है। पानी धरती की सतह के ऊपर और नीचे दोनों जगह मिलता है और हमारे बहुत काम आता है। कुछ कार्यों में कम पानी लगता है, कुछ में ज्यादा। हमने राजू और मुन्नी के घर में झांक कर देखा और जाना कि उनके घर में पानी कहाँ से आता है और कैसे उपयोग में लाया जाता है। आज हमने ये भी जाना कि पानी एक अनोखा पदार्थ है। इसका अपना आकार और रंग नहीं होता। यह सफर मेरे साथ करने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे दोस्त। तब तक एक एक बूंद बचाए रखना। टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब। टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब। टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब। राजू के स्कूल में आज परिवार दिवस मनाया जा रहा था। हर बच्चा बारी बारी से अपने पूरे परिवार को अपनी क्लास से मिलवा रहा था। राजू भी अपने पूरे परिवार के साथ स्कूल आया था। जब राजू की बारी आई तो वह अपने परिवार के साथ क्लास के सामने आकर खड़ा हुआ और सबका परिचय दिया। ये है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी का नाम प्रकाश है। ये मेरी माँ है, इनका नाम है कविता। ये है मेरी बहन, इसका नाम दीपिका है, पर हम इसे प्यार से दीपू बुलाते हैं। और ये है मेरी दादी, ये घर में सबसे बड़ी है, इनका नाम है ललिता देवी। पूरी क्लास राजू के परिवार से मिलकर बहुत खुश हुई। अब पूरे परिवार ने साथ में तस्वीर खिंचवाई और घर वापस आ गए। आइए राजू के परिवार की फोटो को देखते हैं। सोचो और बताओ, परिवार के अलग अलग लोगों में क्या रिश्ता है? यह दोनों पति पत्नी हैं। यह दोनों पिता बेटे हैं। यह दोनों माँ बेटी हैं। यह दोनों भाई बहन हैं। यह दोनों दादी पोता हैं। यह दोनों माँ बेटे हैं। ऐसे ही अपने परिवार में भी सोचो कि सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। आओ तस्वीर पर फिर से गौर करते हैं। दीपिका की आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं। राजू और उसके पिताजी के बाल बिल्कुल एक जैसे हैं। उन दोनों की तो खाने की पसंद भी एक है। एक परिवार के लोगों की कई बातें मिलती जुलती हैं। तुम बताओ, तुम किसके जैसे दिखते हो? तुम्हारी आदतें किससे मेल खाती हैं? राजू के घर की घंटी बजी। देखें तो कौन आया है? यह पुष्पा है। यह राजू के घर बर्तन धोने आती है। पुष्पा शहर के बाहर एक बस्ती में रहती है। उसके घर में कई सदस्य हैं। माँ बाप, 2 भाई, एक छोटी बहन और एक चचेरा भाई भी। पुष्पा ने स्कूल खत्म होने के बाद काम करना शुरू कर दिया था। उसके घर में सभी कुछ न कुछ काम करते हैं। पिताजी धोबी हैं और माँ और भाई स्त्री का काम करते हैं। छोटे भाई बहन पढ़ते हैं। चचेरा भाई शहर में दिहाड़ी मजदूर है। घर के काम में भी सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। यहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं। राजू ने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा
और अपनी दादी से बहुत सी कहानियाँ सीखीं। पुष्पा को उसके चचेरे भाई ने साइकिल चलानी सिखाई और अपनी माँ से उसने कई तरह के पारंपरिक गाने सीखे। दोनों अपने परिवार से आदर्श और अच्छे व्यवहार का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। दोनों के घरों में कुछ रिवाज, कुछ कायदे हैं। राजू के घर में ऊंची आवाज में बात करना नहीं पसंद किया जाता। पुष्पा के घर की रसोई में चप्पल पहनकर आना मना है। क्या तुम्हारे घर में भी कुछ रिवाज और कायदे हैं? और वे क्या हैं? जब राजू उदास होता है तो अपने पिताजी से सलाह करता है। जब उसे उत्सुकता होती है कुछ नया सीखने की, तो अपनी माँ या बाबूजी के पास जाकर खूब सारे सवाल पूछता है। पुष्पा को अपनी छोटी बहन के साथ खेलना बहुत पसंद है। जब वह अपनी बहन के साथ खेलती है तो सारी थकान भूल जाती है। पुष्पा और राजू दोनों को ही अपने परिवार से बहुत लगाव है। वे दोनों अपने घर में बड़ों का आदर करते हैं और काम में हाथ बटाते हैं। राजू रसोई में हाथ बटाता है। पुष्पा अपने पिता के साथ बाजार से सामान लेकर आने में मदद करती है। आज हमने देखा और जाना कि राजू और पुष्पा के परिवार में कौन कौन है और वे सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हमने समझा कि एक परिवार के लोगों की सूरत और आदतें मिलती हैं। हम अपने परिवार के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और हमें उनसे बहुत लगाव होता है। परिवार के जरूरी मूल्यों में है छोटों का दुलार और बड़ों का आदर। परिवार से हम सही गलत, परंपरा, व्यवहार और अच्छे मूल्यों का पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों, सोचो कि तुम अपने परिवार से क्या क्या सीखते हो। आखिर तुम्हारा परिवार ही तो तुम्हारा पहला स्कूल है। चलो चलें स्कूल। भाग 2। स्कूल में सजा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना पड़ता है और कैसे रास्तों पर चलना पड़ता है। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे स्कूल में दी जाने वाली सजाओं यानी पनिशमेंट्स के बारे में। अरे बिट्टू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। आज स्कूल नहीं जाना है क्या? दादाजी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बिट्टू? आज मैंने होमवर्क नहीं किया है, इसलिए मुझे स्कूल में टीचर डांटेगी। क्या तुम्हें कभी स्कूल में डांट पड़ी है? किस लिए पड़ी थी? अरे बिट्टू, टीचर के डांटने से इतना डर रहे हो? अब तो पहले का जमाना भी नहीं है। हमारे स्कूल में तो गलतियों के लिए इससे भी बड़ी सजा मिलती थी। कैसी गलतियां दादाजी? बिट्टू, तुम्हें तो पता है, मैं बचपन में बैलगाड़ी से स्कूल जाता था, जिसकी वजह से कभी-कभी मैं स्कूल देरी से पहुंचता था, खासकर बारिश के मौसम में। तब स्कूल में मेरी पिटाई भी होती थी। पिटाई? हाँ बिट्टू, मैं बचपन में बहुत शरारती भी था और मेरी छोटी से छोटी गलतियों के लिए भी मुझे सजा मिलती थी। कैसी सजा दादाजी? बिट्टू रुको, याद करने दो, बहुत साल हो गए हैं वैसे। हाँ, मुझे याद आया, मेरे स्कूल में हाथ पर डंडे से मारते थे। एक पैर पर खड़े रहना पड़ता था और हाथ ऊपर करके बेंच पर भी खड़े होना पड़ता था। क्या तुम्हें स्कूल में गलतियों के लिए सजा यानी पनिशमेंट मिलती है? ये सब सुनकर बिट्टू बहुत घबरा गया। दादाजी, क्या आजकल के स्कूलों में भी ऐसी ही सजाएं मिलती हैं? अरे नहीं बिट्टू, ये तो पुरानी बातें हैं। आजकल स्कूलों में ये सब सजा नहीं मिलती। दादाजी,
अगर स्कूल में पिटाई नहीं होती तो क्या बच्चे स्कूल में कुछ भी कर सकते हैं? अरे नहीं बिट्टू, बच्चों को टीचरों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनकी हर बात माननी चाहिए, तभी तो उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। वो तो मैं समझा, पर फिर भी अगर मैं होमवर्क करके ना जाऊं तो मुझे डांट तो पड़ेगी ना। पर बिट्टू, तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया? दादाजी, कल मैं क्रिकेट मैच देख रहा था तो। बिट्टू, तुम्हें हमेशा पहले अपना होमवर्क करना चाहिए और फिर उसके बाद मैच देखना चाहिए। हाँ, समझा दादाजी। अच्छा बिट्टू, कोई बात नहीं। अभी तो तुम्हें स्कूल जाने के लिए 1 घंटा बचा है। मैं होमवर्क करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। वैसे कौन से विषय का होमवर्क है? पर्यावरण अध्ययन का दादाजी। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। बिट्टू अपना होमवर्क करने लगा। दादाजी भी उसके साथ बैठकर उसकी मदद कर रहे हैं। क्या तुम्हारे स्कूल में सजा मिलती है? तुम्हें क्या लगता है, क्या सजा देना ही गलतियों के सुधार का सही तरीका है? क्या कुछ ऐसे नियम हो सकते हैं जिससे बिना सजा के स्कूल में सुधार हो? सोचो सोचो। सारांश। इस वीडियो में हमने स्कूल में दी जाने वाली सजाओं के बारे में देखा। चलो चलें स्कूल। भाग 2। स्कूल में सजा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना पड़ता है और कैसे रास्तों पर चलना पड़ता है। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे स्कूल में दी जाने वाली सजाओं यानी पनिशमेंट्स के बारे में। अरे बिट्टू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? आज स्कूल नहीं जाना है क्या? दादाजी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बिट्टू? आज मैंने होमवर्क नहीं किया है, इसलिए मुझे स्कूल में टीचर डांटेगी। क्या तुम्हें कभी स्कूल में डांट पड़ी है? किस लिए पड़ी थी? अरे बिट्टू, टीचर के डांटने से इतना डर रहे हो? अब तो पहले का जमाना भी नहीं है। हमारे स्कूल में तो गलतियों के लिए इससे भी बड़ी सजा मिलती थी। कैसी गलतियां दादाजी? बिट्टू, तुम्हें तो पता है, मैं बचपन में बैलगाड़ी से स्कूल जाता था, जिसकी वजह से कभी-कभी मैं स्कूल देरी से पहुंचता था, खासकर बारिश के मौसम में। तब स्कूल में मेरी पिटाई भी होती थी। पिटाई? हाँ बिट्टू, मैं बचपन में बहुत शरारती भी था और मेरी छोटी से छोटी गलतियों के लिए भी मुझे सजा मिलती थी। कैसी सजा दादाजी? बिट्टू रुको, याद करने दो, बहुत साल हो गए हैं वैसे। हाँ, मुझे याद आया, मेरे स्कूल में हाथ पर डंडे से मारते थे। एक पैर पर खड़े रहना पड़ता था और हाथ ऊपर करके बेंच पर भी खड़े होना पड़ता था। क्या तुम्हें स्कूल में गलतियों के लिए सजा यानी पनिशमेंट मिलती है? ये सब सुनकर बिट्टू बहुत घबरा गया। दादाजी, क्या आजकल के स्कूलों में भी ऐसी ही सजाएं मिलती हैं? अरे नहीं बिट्टू, ये तो पुरानी बातें हैं। आजकल स्कूलों में ये सब सजा नहीं मिलती। दादाजी, अगर स्कूल में पिटाई नहीं होती तो क्या बच्चे स्कूल में कुछ भी कर सकते हैं? अरे नहीं बिट्टू,
बच्चों को टीचरों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनकी हर बात माननी चाहिए, तभी तो उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। वो तो मैं समझा, पर फिर भी अगर मैं होमवर्क करके ना जाऊं तो मुझे डांट तो पड़ेगी ना। पर बिट्टू, तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया? दादाजी, कल मैं क्रिकेट मैच देख रहा था तो। बिट्टू, तुम्हें हमेशा पहले अपना होमवर्क करना चाहिए और फिर उसके बाद मैच देखना चाहिए। हाँ, समझा दादाजी। अच्छा बिट्टू, कोई बात नहीं। अभी तो तुम्हें स्कूल जाने के लिए 1 घंटा बचा है। मैं होमवर्क करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। वैसे कौन से विषय का होमवर्क है? पर्यावरण अध्ययन का दादाजी। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। बिट्टू अपना होमवर्क करने लगा। दादाजी भी उसके साथ बैठकर उसकी मदद कर रहे हैं। क्या तुम्हारे स्कूल में सजा मिलती है? तुम्हें क्या लगता है, क्या सजा देना ही गलतियों के सुधार का सही तरीका है? क्या कुछ ऐसे नियम हो सकते हैं जिससे बिना सजा के स्कूल में सुधार हो? सोचो सोचो। सारांश। इस वीडियो में हमने स्कूल में दी जाने वाली सजाओं के बारे में देखा। कान कान में। भाग 1। कान और बाल। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन किन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। जिया आज अपने नाना जी और बोबो के साथ चिड़ियाघर घूमने आई है। जिया और बोबो दोनों पहली बार चिड़ियाघर देखने आए हैं। आज हम बहुत सारे जानवर देखने वाले हैं बोबो। तुम कभी चिड़ियाघर गए हो? कहाँ? वहाँ पर कौन से जानवर देखे थे? जिया सबसे पहले हाथी के पास जाती है। हाँ, नाना जी, ये हाथी तो कितना बड़ा है। हाँ जिया, और इसके कान तो देखो, बिल्कुल किसी पंखे जैसे हैं। हाथी के कान देखकर जिया को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिया ने पहले कभी इतने बड़े पंखे जैसे कान नहीं देखे थे। नाना जी जिया को आगे लेकर जाते हैं। वो पहुंचते हैं मोर के पास। हाँ, नाना जी, ये कितना सुंदर है। हाँ जिया, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। पर नाना जी, मोर के तो कान ही नहीं है। हाँ जिया, सारे जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते। कुछ जानवरों के कान अंदर होते हैं। ये सुनकर जिया ये जानने के लिए उत्सुक हो गई कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन के नहीं। जिया अपनी कॉपी में एक तालिका बना लेती है, कुछ इस प्रकार। हाथी के बाहरी कान होते हैं, इसलिए उसने हाथी को रखा इस तरफ। मोर के बाहरी कान नहीं होते हैं, इसलिए उसने मोर को रखा दूसरी तरफ। चलो बोबो, बाकी जानवरों को देखते हैं। मोर के बाद जिया सांप को देखने जाती है। इसके तो बाहरी कान नहीं है, पर जीभ जरूर दिखाई देती है। सांप के बाद
जिया भालू के पिंजरे के पास जाती है। बोबो देखो, इसके शरीर पर कितने लंबे बाल हैं। इसके कान तो दिख रहे हैं। भालू के बाद जिया जाती है चिंपांजी के पास। ये तो हमारी तरह 2 पैरों पर चलता है और इसके कान भी बाहर हैं। इसके बाद जिया मगरमच्छ के पास जाती है। हाँ, देखो बोबो, इसका मुंह कितना बड़ा है, पर इसके तो बाहरी कान नहीं है। आखिर में जिया बाघ के पिंजरे के पास जाती है। बाघ के कान भी बाहर हैं। नाना जी, बाघ की खाल कितनी सुंदर है। हाँ जिया, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। इसकी खाल इसके बालों की वजह से सुंदर दिखती है। जिया के मन में एक ख्याल आया। अगर बाघ के शरीर से उसके बाल हटा दिए जाएं, तो वो कैसा दिखेगा? जानवरों के शरीर से अगर बाल हटा दिए जाएं, तो वो कैसे दिखेंगे? तुमने कभी सोचा है? नाना जी, सारे जानवरों के शरीर से अगर बाल हटा दिए जाएं, तो वो कितने अजीब दिखेंगे ना? हाँ, कुछ जानवर तो बहुत अजीब दिखेंगे, पर कुछ जानवर तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा क्यों नाना जी? क्योंकि उनके शरीर पर तो बाल ही नहीं होते। अच्छा, अब समझी। जिया अब ये सोचने लगी कि उसने जिन जिन जानवरों को आज देखा है, उनके शरीर पर बाल थे या नहीं। जिया अपनी कॉपी में एक और तालिका बना लेती है, कुछ इस प्रकार। जिया इसमें सबसे पहले बाघ के बारे में दर्ज कर लेती है। अब जिया मगरमच्छ के बारे में सोचती है। मगरमच्छ के शरीर पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं थे। चिंपांजी के शरीर पर बाल थे क्या? हाँ, उसके भी बाल थे। भालू के? हाँ, भालू के तो सबसे ज्यादा बाल थे। और सांप के? सांप के शरीर पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं थे। अब मोर की बारी। पक्षियों के बाल होते हैं क्या? मोर के शरीर पर बाल तो नहीं थे, पर पंख जरूर थे। आखिर में जिया हाथी के बारे में सोचती है। हाथी के शरीर पर बाल थे या नहीं, ये उसे याद नहीं आ रहा था। नाना जी, क्या उस हाथी के शरीर पर बाल थे? हाँ जिया, हाथी के शरीर पर बाल तो होते हैं। उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, इसलिए शायद तुम्हें दूर से दिखाई नहीं दिए। जिया इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। इतने में जिया को बोबो की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ बोबो? तुम्हें भूख लगी है? नाना जी, चलिए कहीं खाने चलते हैं। यहाँ चिड़ियाघर के अंदर ही एक रेस्टोरेंट है, वहां चलते हैं। तीनों रेस्टोरेंट की ओर चलने लगते हैं। जिया अपनी दोनों तालिकाओं को मिलाकर देखती है। जिया के साथ साथ तुम भी देखो। क्या तुम्हें इन तालिकाओं में कुछ अनोखी चीज दिख रही है?
नाना जी, आपने एक चीज देखी? जिन जानवरों के कान बाहर नहीं थे, उनके शरीर पर बाल भी नहीं थे। और जिन जानवरों के बाहरी कान थे, उनके शरीर पर बाल भी थे। ये तुमने एक अच्छी चीज पकड़ी जिया। वो देखिए नाना जी, रेस्टोरेंट आ गया। जिया, बोबो और नाना जी कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वहाँ क्या हुआ, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। सारांश। इस वीडियो में हमने देखा कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन किन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं।